दोस्तों मैं आज आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। आपने जे पॉल गेटी का नाम सुना है? जे पॉल गेटी पुराने समय के सेकेंड वर्ल्ड वार जब हुआ तो दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक थे। आप यूँ समझ लीजिए जैसे आज के समय में बिल गेट्स, मुकेश अंबानी या एलन मस्क जैसे लोग हैं, तो दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन थे। एक दिन शाम को उन्होंने अपने 3 दोस्तों को डिनर पे बुलाया और बोला कि आज हम लोग बाहर चलेंगे, रेस्टोरेंट चलेंगे और डिनर करेंगे। जब वो लोग बाहर गए उस रेस्टोरेंट पे, जो रेस्टोरेंट उन्होंने डिसाइड किया हुआ था, वहाँ जब पहुँचे तो 10 बजने में करीब 10 मिनट बचे हुए थे, 10 नहीं बजे थे। तो उन्होंने बोला कि चलो बाहर थोड़ा सा घूम लेते हैं, टहल लेते हैं, एक राउंड इधर उधर का लेकर और फिर चलते हैं रेस्टोरेंट। उनके दोस्त ने कहा कि मुझे तो बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो जे पॉल गेटी ने बोला कि ये जो रेस्टोरेंट है 10 बजे से पहले एंट्री करने पर यहाँ पर 10 शीलिंग का चार्ज लगाती है पर पर्सन, और केवल 10 मिनट के लिए मैं 1 पाउंड नहीं खर्च करूँगा एडिशनल। आप सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान ये कह रहा है कि मैं केवल 10 मिनट के लिए थोड़े पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करूँगा। हम में से ज़्यादातर लोग होते तो क्या करते हैं? हम नॉर्मली किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर कोई चार्जेस लगने वाले भी होते हैं हम चले जाते हैं। और इसी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पैसे कितने कमाए, कैसे कमाए, किस मुकाम पर हो आप अपने ज़िंदगी में पैसे कमाने के, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि आप पैसे को देखते कैसे हो, पैसे के बारे में समझते कैसे हो, पैसे को खर्च कैसे करते हो। और जो आपकी रियल वेल्थ बनेगी वो बनेगी आपके इन मनी हैबिट्स की वजह से। सबसे पहला रूल है कि जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हैं, जब भी आप कहीं पर कोई पैसे खर्च करते हैं, चाहे आप यूपीआई पेमेंट कर रहे हैं, चाहे आप सब्जी लेने जा रहे हैं, कुछ शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं, ये सोचिए कि ये कितनी वर्थ रखता है आपके मेहनत का। चलिए एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए आप हर महीने 1 लाख रुपए कमाते हैं और एक महीने में करीब 4 संडे आप निकाल दीजिए तो करीब 26 दिन आप काम करते हैं, और मैं मान के चल रहा हूँ डेली 8 घंटे आप काम करते हैं। इसका मतलब मोटा मोटा 1 घंटे में आप 500 रुपये कमाते हैं। 1 घंटा आप मेहनत करते हैं, उसके बदले आपको 500 रुपये मिलते हैं। अगर आप कोई चीज़ 5,000 रुपये की खरीदने जा रहे हैं, कोई शॉपिंग आप करने जा रहे हैं, कोई सामान खरीदने जा रहे हैं, 5,000 रुपये की है, 10,000 रुपये की है, तो क्या आप सोचिए कि ये सामान जो आप 5,000 रुपये का खरीद रहे हैं, ये 10 घंटे लगातार मेहनत करने लायक है? क्या ये उतनी वैल्यू रखता है कि मैं 10 घंटे लगातार मेहनत करूं और उसके बदले ये सामान लूं? मान लीजिए अगर आपको पैसे नहीं मिलते काम करने के बदले, आपको जो भी सामान खरीदना है, जो भी चीज़ें चाहिए, उसके लिए डायरेक्ट आपको मेहनत करनी पड़ती। बात तो वही हो रही है ना कि आप 10 घंटे मेहनत करो, 10 घंटे काम करो और उसके बदले आपको ये सामान मिल जाएगा। क्या जो 5,000 रुपये का सामान आप खरीदने जा रहे थे, उसके लिए 10 घंटे लगातार आप मेहनत करना चाहते हो? इसी से आपको समझ में आएगा कि उस चीज़ की वैल्यू आपके कितने समय के बराबर है और क्या आपके लिए वो चीज़ वैल्यूएबल है या नहीं। और आप इसे हर चीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कहीं रेस्टोरेंट से खाना मंगा रहे हैं, कोई शॉपिंग करने जा रहे हैं, कोई कपड़े खरीद रहे हैं, अपने लिए मोबाइल खरीद रहे हैं, कोई गैजेट्स खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, अगर आपकी वो बेसिक नेसेसिटी में नहीं है तो सोचिए कि क्या वो आपके उतने घंटे के काम के लिए वर्थ देगा, वर्थ रखेगा या नहीं रखेगा। अगर ये स्टेप, अगर ये प्रिंसिपल आप अपने दिमाग में डाल लेते हैं तो आपका पैसे को लेकर नजरिया बदल जाएगा। आप पैसे के बारे में बिल्कुल अलग तरीके से सोचने लगेंगे। दोस्तों, अगर आपके पास एक बकेट है और उस बकेट में आप पानी डालते जाते हैं, लेकिन उस बकेट में नीचे एक छेद है, तो क्या वो बकेट कभी पूरी तरीके से भर पाएगा? हो सकता है कि बकेट का जो छेद है वो छोटा सा है, उससे कम पानी गिर रहा है, आप जो पानी उसमें डाल रहे हैं वो थोड़ा ज़्यादा स्पीड से ज़्यादा पानी आप उसमें डाल रहे हैं। हो सकता है एक समय पे वो बकेट भर जाए, लेकिन फिर तुरंत वो खाली होना शुरू हो जाएगा। बकेट भरने के लिए सबसे पहली चीज़ है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बकेट में छेद ना हो, बकेट टूटा फूटा ना हो। क्या आप जो पैसे कमा रहे हैं वो पैसे फिजूल खर्ची में जा रहे हैं?
क्या आप जो पैसे कमा रहे हैं उसको तराजू में तोल कर खर्च कर रहे हैं या नहीं। इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमारी ज़िंदगी हमें रोबोटिक बना लेनी है, हमें अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं करना है। हमें अपनी ज़िंदगी एंजॉय करना है। अपने ऊपर खर्च करिए, घूमने पर खर्च करिए, अलग अलग चीज़ों पर खर्च करिए, एक्सप्लोर करिए, लेकिन वो कितनी वर्थ देगा आपके लिए, ये कैलकुलेट करने के बाद। दूसरा रूल है, घर के जब हम कोई भी सामान खरीदते हैं, जो हम नॉर्मली हमारे घर में एक मतलब ऐसा होता है कि हम महीने में घर में लगने वाली जितनी भी सामान है, चाहे वो राशन का हो, कुछ और भी सामान हो, सारी चीज़ें हम लोग जाते हैं एक बार में या 2 बार में मार्केट गए और शॉपिंग करके खरीद कर लेकर आए। या कई बार ऐसा होता है कि हम लोग हर वीकेंड जा रहे हैं और हर वीकेंड पे कुछ ना कुछ सामान लेकर आ रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि क्या आप अपनी परचेजिंग, क्या आप अपनी खरीदारी स्मार्टली कर रहे हैं नहीं। कुछ प्रो टिप्स है स्मार्ट परचेजिंग के, स्मार्ट खरीदारी करने के। जब भी आप शॉपिंग करने जाएं, चाहे वो छोटा सा सामान लेना हो, या आपको घर का राशन लेना है, या महीने के जो आपके ग्रोसरीज, लॉन्ड्री, ये सब चीज़ों के सामान आते हैं, सब वो सारी चीज़ें लेना हो, या आपको कोई महंगा आइटम भी लेना हो, जब भी आप मार्केट जाएं, मॉल जाएं, जहां से आप शॉपिंग करते हैं, हमेशा एक चीज़ ध्यान रखें कि अपने घर से एक लिस्ट बना कर ले जाइए। कभी भी बिना लिस्ट के शॉपिंग नहीं करनी है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, ये बिल्कुल रूल बना लीजिए अपने लिए कि मैं जब भी घर से बाहर जाऊंगा, जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगा, जब भी मैं मॉल जाऊंगा, मुझे पता होगा पहले से मैं क्या खरीदने जा रहा हूं। अधिक से अधिक वहां पर मैं कुछ शॉप्स एक्सप्लोर कर लूंगा, अधिक से अधिक मैं कुछ डिफरेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर कर लूंगा, लेकिन मैंने बस दिमाग में सोचा और मैं चला गया, मैं वहां पर शॉपिंग कर रहा हूं, ये नहीं करूंगा। दूसरा, शॉपिंग करने का टाइम हमेशा फिक्स रखना चाहिए। जैसे मैं जब जाता हूं शॉपिंग करने, तो हम नॉर्मली हमने लिस्ट बनाई कि ये 4-5 चीज़ें हमें लेनी है, कुछ कपड़े लेने हैं, कुछ घर का सामान लेना है, इस तरीके की चीज़ें हमने लिस्ट बना ली और हमें पता है कि ये लगभग 2 घंटे में सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब हम 2 घंटे ही शॉपिंग पर खर्च करेंगे। उसके बाद अगर पूरा दिन मेरे पास बचा हुआ है, तो पूरा दिन मैं वहाँ पर करने के बजाय मैं रेस्टोरेंट में जाऊँगा, खाना खाऊँगा, कहीं पार्क में जाऊँगा, एक्सप्लोर करूँगा, अलग अलग चीज़ें करेंगे, अपने ऊपर करेंगे, एंटरटेनमेंट पे खर्च करेंगे। लेकिन शॉपिंग पे हमने जो डेडिकेटेड 2 घंटे निकाले हैं, बस उतना टाइम लेंगे और उस 2 घंटे में ही हमें शॉपिंग कंप्लीट करनी है। तीसरी चीज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया है और ये खासकर मिडिल क्लास के लोगों के लिए, कि हम जब भी बाहर जाते हैं शॉपिंग करने, हम जब भी बाहर खरीदारी करने जाते हैं, हम नॉर्मली घर से कुछ थोड़ा सा चाय पीकर या नाश्ता करके ऐसे निकल गए, फिर हमने शॉपिंग की 3 घंटे 4 घंटे, फिर उसके बाद खाना। आप ये सोचिए कि एक बार आप बाहर जाते हैं, आप खाना खाते हैं और करीब अगर 2 या 3 लोग आप लोग हैं, तो 1200 से 1500 रुपये से कम में आप ढंग का खाना नहीं खा पाएंगे। और वो जो भैया वहाँ पर बैठे हुए हैं बीकानेर में, या जो भी जिस भी रेस्टोरेंट में आप जा रहे हैं, वो आपके रिलेटिव तो नहीं लगते। तो घर से हमेशा खाना खा कर जाइए शॉपिंग करने के लिए। अब कई सारे लोगों को ये बहुत ही कंजूसी भरा डिसीजन लग सकता है। मैं कह रहा हूं कि जब आपको बाहर खाना खाने जाना है, जब आपको इंजॉय करने जाना है, जब आपको टाइम स्पेंड करने जाना है, जब आपको फाइन डाइन करने जाना है, डेडिकेटली उसके लिए जाइए। उसके लिए आप 2000 रुपये निकाल के रखिए। लेकिन आप ऐसे बाहर जा रहे हैं, वहाँ पर आप कुछ खा रहे हैं, वहाँ पर आप शॉपिंग करने के बाद लंच कर रहे हैं, उस चीज़ को अवॉइड करिए। और अगर पॉसिबल है तो शॉपिंग हमेशा महीने के आखिरी में करना चाहिए, जब आपकी सैलरी ना आई हो तब। जब आप सैलरी ना आने के पहले 25 से 1 तारीख के बीच में शॉपिंग करते हैं, तो ज़्यादातर आप फिजूल खर्ची से बच जाते हैं। और कोशिश करिए खरीदारी नगद में करिए, कैश में करिए, मतलब आपके जो सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं उससे करिए। तीसरा रूल है कि इसके पहले मैं आपको बता रहा था कि पैसे यहाँ पर बचा लीजिए, वहाँ पर बचा लीजिए, शॉपिंग इधर उधर की मत करिए। लेकिन 3 ऐसी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होती हैं जिस पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। पहला है हेल्थ, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है फूड।
आप हेल्थ पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करिए। अगर आपको छोटी सी बीमारी समझ में आ रही है, कोई ऐसी चीज़ समझ में आ रही है, बहुत सारे लोग, खासकर हमारे अगर पेरेंट्स से आप बात करोगे तो अगर हमने उनका लगा कि इनको कोई प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कुछ टेस्ट रिकमेंड किए कि ये वाला टेस्ट करा दो, ब्लड टेस्ट करा दो, और उसमें कुछ नहीं निकलता है, तो उन्हें लगता है कि ये पैसे तो वेस्ट चले गए। वो पैसे वेस्ट नहीं जा रहे हैं, वो पैसे प्रिकॉशनरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी हेल्थ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इसी तरीके से एजुकेशन में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, वहाँ पर पैसे नहीं बचाने हैं। एजुकेशन में किया गया इन्वेस्टमेंट आपका सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला इन्वेस्टमेंट होता है। और एजुकेशन में किया जाने वाला खर्च नहीं होता, एक्सपेंडिचर नहीं होता, ये आपका इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट होता है आपके बेटर फ्यूचर के लिए, इन्वेस्टमेंट होता है आपकी फैमिली के लिए, इन्वेस्टमेंट होता है आपकी आने वाली जनरेशन्स के लिए। तीसरा है फूड। फूड हमेशा फ्रेश, अच्छा, जितनी बेटर क्वालिटी का आप ले सकते हैं लीजिए। मैंने कई सारे परिवार को देखा है, कई सारे लोगों को देखा है कि अगर उनका महीने का 50,000 रुपये का खर्च है या 60,000 रुपये का खर्च है या मान लीजिए 1,00,000 रुपये का या 20,000 रुपये का खर्च है, तो महीने में उनके घर पे जो राशन और ये जो सामान होते हैं, जो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये लो क्वालिटी की आएंगी। 3,000, 4,000, 5,000 रुपये में पूरे महीने का राशन आ गया, और बाकी चीज़ों में पैसे जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में खाने में पैसे जा रहे हैं, शॉपिंग में पैसे जा रहे हैं, फ़ोन खरीदने में पैसे जा रहे हैं, कपड़े खरीदने में पैसे जा रहे हैं। फूड पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जितना अच्छा खाना आप खा सकते हैं, जितना क्वालिटी का आप खाना खा सकते हैं, ऑर्गेनिक फूड खा सकते हैं, फ्रूट्स खा सकते हैं, उतना अपने ऊपर खर्च करना चाहिए खाने पीने पे। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, क्योंकि आज के समय में जितने केमिकली मिलावट वाले, जितने भी पेस्टिसाइड्स वाले चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, अगर आप अपने फूड की क्वालिटी में खर्च करें, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करने वाली है, नॉट ओनली दी हेल्थ वाइज बट फिनेंस वाइज एज वेल। सो यू हैव टू टेक द प्रिकॉशंस। चौथा रूल है अपनी टैक्स प्लानिंग और इंश्योरेंस को रखना। मैं हमेशा बताता हूं कि किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले, किसी भी तरीके की ट्रेडिंग करने से पहले, किसी भी तरीके के शेयर मार्केट में घुसने से पहले, किसी भी तरीके की सेविंग करने से पहले 3 चीज़ें आपको जरूर लेनी है। पहला, एक हेल्थ इंश्योरेंस, प्योर फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा, लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज टर्म इंश्योरेंस। और किसी भी तरीके के मनी बैक के बारे में, पॉलिसीज़ के बारे में, इतना गारंटी रिटर्न, उतना गारंटी रिटर्न, कुछ भी नहीं। मर गए तो पैसे मिले, नहीं मरे तो पैसे डूब गए। प्योर टर्म इंश्योरेंस। अगर आप प्योर टर्म इंश्योरेंस लेते हैं और वर्सेस जो भी आप यूलिप प्लान लेते हैं, आपको हमेशा टर्म इंश्योरेंस ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। जितने पैसे बचते हैं उसको आप कहीं पर भी डाल देंगे, नॉर्मल निफ्टी 50 के म्यूचुअल फंड में डाल देंगे, तभी भी आपको वो ज़्यादा रिटर्न देगा, बेहतर रिटर्न देगा, क्योंकि ये इंश्योरेंस आप थोड़े समय के लिए नहीं ले रहे हैं, लंबे समय के लिए ले रहे हैं। और तीसरी चीज़ है इमरजेंसी फंड। अपने लिए इमरजेंसी फंड जरूर बनाकर चलिए। और टैक्स प्लानिंग, हम में से ज़्यादातर लोग टैक्स प्लानिंग पर ध्यान नहीं देते। टैक्स प्लानिंग बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट है। इसमें आपका जो सीए है या जिससे भी आप सजेशन लेते हैं वो आपकी हेल्प कर सकता है। इवन गवर्नमेंट भी आपको बोलती है कि टैक्स प्लानिंग आपको करना चाहिए। तो इंश्योरेंस, आई मीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंड, ये हमें जरूर रखना है। 5वां रूल है, हम में से बहुत सारे लोग जब गाड़ी खरीदते हैं तो ज़्यादातर लोग अपने फाइनेंस की, अपने सेविंग्स की, अपने बजट की ऐसी तैसी कर देते हैं। कार खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए बहुत ही सिंपल, बहुत ही असरदार और बहुत ही पावरफुल मंत्रा है, बहुत पावरफुल रूल है 24-10 का रूल। मतलब जब आप कोई गाड़ी खरीदने का सोचते हैं, उसका कम से कम 20% अमाउंट आपको डाउन पेमेंट में देना ही चाहिए। अगर 20% अमाउंट आप डाउन पेमेंट में नहीं दे सकते तो कार
नीचे ले आइए, अपना बजट और कम करिए, छोटी गाड़ी खरीदिए, सस्ती गाड़ी खरीदिए, आपको ये मेंटली सुकून देगा। दूसरा 4, कभी भी 4 साल से ज़्यादा का कार लोन नहीं लेना चाहिए। डोंट टेक अ कार लोन फॉर मोर देन 4 years। अगर 4 साल से ज़्यादा का आप कार लोन लेते हैं तो वो डेप्रिसिएटिंग एसेट आपके लिए बहुत बड़ी लायबिलिटी बन जाएगी। और तीसरा रूल, आपकी जो टोटल सैलरी है मंथली या जो टोटल इनकम है मंथली, उसके 10% से ज़्यादा उसकी ईएमआई नहीं होना चाहिए अगर आप ईएमआई कराते हैं। बेस्ट है कि अगर आप पूरा कैश में या पैसे देकर खरीद सकें। नहीं खरीद सकते, ठीक है, समझ में आता है, लेकिन अगर आपको फाइनेंस कराना है तो 10% से ज़्यादा की ईएमआई नहीं होनी चाहिए। कितने वैल्यू की कार लें, इन तीनों रूल को अप्लाई करिए और ये देखिए कि आपकी जो एनुअल इनकम है उसके 50% से ज़्यादा की वैल्यू की गाड़ी नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप 20 लाख का पैकेज है आपका सालाना, तो पैकेज को छोड़ दीजिए, इन हैंड कितने आते हैं उसको देखिए, डिवाइडेड बाई 2 जितनी वैल्यू आती है। अगर आपका 20 लाख का पैकेज है तो मोटा मोटा आपके इन हैंड 18 लाख के आसपास आते होंगे, और जब आप उसको देखेंगे तो करीब 9 लाख रुपए के आसपास की आपको गाड़ी लेनी चाहिए, उससे महंगी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। एक छोटी सी आदत, जैसे मान लीजिए अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो एक सिगरेट अगर 10 रुपये या 20 रुपये की आती है और आप दिन भर में 4 सिगरेट पीते हैं, 5 सिगरेट पीते हैं, ये एक आदत अपनी बंद करके, ये आदत आप छोड़ के 20 साल में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए बनाएंगे। अगर उतने इन्वेस्टमेंट आप डालिए, गूगल पे कैलकुलेटर मिलता है, आराम से देखिए पर डे आप इतनी डाल रहे हैं, महीने में कितने पैसे डाल देंगे। तो एक छोटी सी आदत, कोई भी आपकी बुरी आदत छोड़ने का सबसे बड़ा और सबसे बेहतर मोटिवेशन हो सकता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। आजमा कर देखिए, जबरदस्त काम करता है। दोस्तों, लोन लेना या क्रेडिट लेना या क्रेडिट पे पैसे लेना, उधार लेना, ये हमेशा बुरा नहीं होता। 2 तरीके के लोन होते हैं, गुड लोन, बैड लोन। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लोन ले रहे हैं, ऐसा लोन ले रहे हैं जिससे आप बिजनेस बनाएंगे, ऐसा लोन ले रहे हैं जिससे आप कुछ इनकम आप जनरेट करेंगे, आपके लिए वो बेहतर है, आपको वो लोन लेना चाहिए, क्योंकि लोन आपको 10% 15% मिल जाएगा, और अगर आप उसका रिटर्न बना सकते हैं 20% 25%, वाई नॉट, क्यों नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है आप फ़ोन खरीदने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, जितने भी लाइफस्टाइल वाले लोन हैं, उसके लिए अगर आप लोन लेते हैं, दैट इज़ बैड लोन। बैड लोन से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है ये जो 7 रूल मैं आपको बता रहा हूँ, 7 मनी मैनेजमेंट के रूल बता रहा हूँ, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त काम आएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान दीजिए, अपने परिवार का ध्यान दीजिए, अपना ख्याल रखिए। हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। जय हिंद।